Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? Let us recapitulate that. First we had seen about ancient India. Then we saw Indian economy before independence. और बिफोर इंडिपेंडेंस कुछ ऐसे कारनामे हुए थे जो अच्छे भी थे, बुरे भी थे, और 1947 में आप सब जानते हैं कि हमको इंडिपेंडेंस मिला ऑन 15th of August, and as a result of that India became an independent nation free from anyone's rule. तो आज का हमारा विषय यही है, टुडेज टॉपिक इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमने हमारा तिरंगा लहराया, झंडा गाड़ा, उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स में कहां कहां कितने कितने झंडे हमने गाड़े हैं, ये क्वेश्चन का आंसर वही चीजें हैं. ठीक है, सो लेट अस सी पॉइंट नंबर 1, पर कैपिटा इनकम. अब ये शायद आपने पहले सुना हो, तो बताओ पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है? इट इज पर पर्सन इनकम. क्या बोलेगा? यस, रीड. पर पर्सन इनकम ऑफ अ नेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम. मैं एक अकेला व्यक्ति ऑन एन एवरेज इंडिया में कितना रुपया कमाता हूं, दैट इज नथिंग बट पर कैपिटा इनकम. कहने का यह मतलब है कि जितनी भी टोटल इनकम है उसको जब आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक एवरेज इंडियन कितना पैसा कमाता है, उसका कितना परचेजिंग पावर है, कितनी इनकम पर पर्सन अवेलेबल है. दैट इज नथिंग बट योर पर कैपिटा इनकम. ओके, लेट अस लुक एट द फॉर्मूला, उससे ज्यादा क्लियर होगा. पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. मतलब पूरे देश ने मिलके कुछ रुपये कमाए, उसको डिवाइड करेंगे बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन. लेट अस से 5 लाख रुपया कमाया 2000 लोगों ने मिलके. ये काल्पनिक एग्जाम्पल है, इसका किसी भी जीवित या मृत इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका वास्तविकता के साथ भी कोई संबंध नहीं है. ठीक है, 5 लाख रुपये सपोज 2000 पॉपुलेशन ने कमाए, तो पर पर्सन कितना कंट्रीब्यूशन हुआ मुझे ये जानना है. तो कैसे मिलेगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2000, दैट इज 250 पर पर्सन. तो ये 250 क्या है? पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन इनकम है. 2000 लोगों ने 250 रुपए जोड़े तो 5 लाख की इनकम हम जनरेट कर पाए. दैट इज नथिंग बट पर कैपिटा इनकम. सो इसको अलग एंगल से देखें. 5 लाख डिवाइडेड बाय 2000 इज 250. तो कहना इसे 250 rupees is generated by a single person. So 250 upon 1 is equal to how much? 250. So this 250 rupees per person income is nothing but per capita income. Okay, understood? चलिए आगे देखते हैं. India's per capita income was low in 2013 as compared to developed nations and some of its neighboring nations. तो जहां इनकम है, जहां स्टेटस है, जहां रिस्पेक्ट है, वहां डेफिनेटली आपको कंपैरिजन भी करनी पड़ेगी विथ योर नेबरिंग नेशंस, विथ अदर नेशंस हु आर अहेड ऑफ यू. क्योंकि हम कंपैरिजन हमेशा अपने आप की भी उन लोगों से ही करते हैं जो हमसे आगे चल रहे हो. Because it's human nature. We are not proud of what we have. We are sad for those things which we don't have. ठीक है, सो इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी काफी लो थी
एज कंपेयर टू विच नेशंस? डेवलप्ड नेशंस एंड सम ऑफ इट्स नेबरिंग नेशंस ऑल्सो। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर किन किन कंट्रीज से हमारी पर कैपिटा इनकम कम थी? कौन से डेवलप कंट्रीज की आप बात कर रहे हो और कौन से नेबरिंग नेशंस की बात कर रहे हो जो हमसे आगे हैं? टू अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल वी गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, एक टेबल आ चुका है आपके सामने जहां पर दो कॉलम्स है, वन इज कंट्री एंड द अदर इज पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स। ओके, अब एक क्वेश्चन आएगा, सर ये पर कैपिटा इनकम को हम डॉलर्स में क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं? तो बेटा सुन लो, डॉलर इज वन सच करेंसी विच इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो कौन सा डॉलर है? यूएस डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। दीज आर यूएस डॉलर्स विच आर एक्सेप्टेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये करेंसी का पावर है और इसीलिए हर कंट्री को अपनी करेंसी किस में कन्वर्ट करनी है? डॉलर्स में, ताकि इंटरनेशनल कंपैरिजन हो सके। क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए आप रुपीस की जो इनकम है वो डॉलर की इनकम को इक्वेट नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस पर मंथ एंड 2 लाख डॉलर्स पर मंथ, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो अगर कंपेयर करना ही है तो कैसे करें? डॉलर्स को या तो रुपीस में कन्वर्ट करके या रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करके हम वो कंपैरिजन कर सकते हैं। और यहां पर अलग अलग कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम हम कंपेयर करने वाले हैं, तो उन सब का एक चीज में एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। तो वो कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है? यूएस डॉलर्स। और इसीलिए हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम को हमने यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न दिस टेबल। टेबल तो है, उसके अंदर कंट्रीज के नाम आएंगे, पर कैपिटा इनकम के फिगर्स आएंगे, लेकिन ये सारे कंट्रीज और फिगर्स हमें याद रखने हैं। तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। पहले हम कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं, तो उसको लेकर एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इसमें याद रखने वाली कोई बात भी नहीं है, ये हकीकत है। क्या? नॉट अंडरस्टूड ग्रामर इन इंग्लिश, चीटिंग से आई पास बोर्ड्स, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है? नॉट अंडरस्टूड ग्रामर इन इंग्लिश, चीटिंग से आई पास बोर्ड्स। एक बार फिर से देखते हैं, नॉट अंडरस्टूड व्हाट? ग्रामर इन इंग्लिश। ओके, तो चीटिंग से आई पास बोर्ड्स। क्लियर? बोर्ड एग्जाम दिया ना आपने 10th का, वो कैसे दिया? चीटिंग से आई पास बोर्ड्स। ऐसा बोलने का खाली मन में, ये हकीकत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो नॉट अंडरस्टूड ग्रामर इन इंग्लिश, चीटिंग से आई पास बोर्ड्स। बोलो, नॉट अंडरस्टूड ग्रामर इंग्लिश, चीटिंग से आई पास बोर्ड्स। अब इसमें हमने अंडरलाइन क्या क्या किया है? NUGECSIP, नॉट मतलब नॉर्वे, अंडरस्टूड USA, ग्रामर जर्मनी, इंग्लिश तो इंग्लैंड, चीटिंग चाइना, चीटर है ही वो वैसे भी, से श्रीलंका, आई इंडिया, पास पप्पू पास पाकिस्तान, ठीक है? एंड बी बोर्ड्स मतलब बांग्लादेश। क्लियर? एक बार फिर से, नॉट अंडरस्टूड ग्रामर इंग्लिश, चीटिंग से आई पास बोर्ड्स। नॉट अंडरस्टूड ग्रामर इंग्लिश, चीटिंग से आई पास बोर्ड्स। NUGECSIP, N for Norway, U for USA, G for Germany, E for England, C for China, S for Sri Lanka, I for India, P for Pakistan, B for Bangladesh. Clear with this? तो ये कंट्रीज के नाम आपको ऐसे
याद कर लेने हैं। क्लियर? नाउ पर कैपिटा इनकम का डेटा लिखने से पहले उसकी जो कॉलम्स है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। मतलब 4 लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वाली दिखी 4 लाइंस। ओके, और बारी बारी हम हर एक ब्लॉक को भरेंगे थ्रू अ स्टोरी। ओके, स्टोरी के पीछे कोई लॉजिक मत ढूंढना, ये स्टोरी आपको ऐसे ही याद कर लेनी है। और स्टोरी याद करने के बाद ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा आपका और परमानेंटली आपको ये डेटा याद हो जाएंगे। ठीक है, भरोसा रखो। सबसे पहला, स्टोरी शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट आया आपकी स्क्रीन पे, क्या है? रिवर्स ऑर्डर 6 5 4 3 2 1 0 0 0। तो ये टेबल की शुरुआत एक रिवर्स ऑर्डर से होगी और रिवर्स ऑर्डर चालू होगा कॉलम नंबर 1 से। ठीक है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है। 6 5 4 3 2 लेकिन राइट साइड है एंड में। ओके, इंग्लैंड में 2 राइट साइड लेने का। ओके, 6 5 4 3 2। ओके, अब 1 उसके नीचे आ जाएगा, फिर क्या है? 0 0 0 0। क्लियर? सो टेबल की शुरुआत हमने कैसे करी? रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्या है? 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0। कहां कहां? 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0। क्लियर? हम बहुत स्लोली इस टेबल को समझेंगे, तो हैव पेशेंस। क्लियर? चलिए फिर स्टोरी की शुरुआत करते हैं, दैट इज बांग्लादेश। नीचे से स्टार्ट करेंगे। ओके, बांग्लादेश का दोगे साथ तो हो जाओगे अनलक्की, है ना? इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ था, लास्ट बॉल पे सिक्सर लगा था और इंडिया ये मैच जीत चुका था। तो बांग्लादेश वालों को क्या फील हुआ कि वी आर अनलक्की। सो जो लोग बांग्लादेश का साथ दे रहे थे वो क्या निकले? अनलक्की। तो स्टेटमेंट क्या बना? बांग्लादेश का दोगे साथ तो हो जाओगे अनलक्की। अब उसमें अंडरलाइन क्या किया? 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7। डेटा आ गया, देखो बांग्लादेश 2 7 27 2 7 2 7 27 और हो जाओगे अनलक्की। अब आप अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लो कि लक्की नंबर मतलब 7 और अनलक्की नंबर मतलब 13। अनलक्की 13, फ्राइडे द 13th। ओके, ये एक इंग्लिश नॉर्म है जिसको माना जाता है कि 13 इज एन अनलक्की नंबर। इट कैन बी लक्की फॉर मेनी पीपल, बट जनरल टर्म्स में 13 को क्या माना जाता है? अनलक्की नंबर माना जाता है। ठीक है, तो 2 7 2 7 हो जाओगे अनलक्की। अनलक्की मतलब 13। क्लियर? अनलक्की नंबर कौन सा? 13। याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो। सो बांग्लादेश का दोगे 7 तो हो जाओगे अनलक्की। सो 2 7 1 3। क्लियर? 2 7 2 7, अनलक्की नंबर 13। सो 13 1 3। क्लियर? फिर पाकिस्तान में विराट कोहली ने चौगो छग्गों की बारिश कर दी, तो पाकिस्तान का 5-2। सो विराट कोहली ने चौगे छक्के मारे तो पाकिस्तान का 5-2। क्लियर? सो पाकिस्तान में हुई चौगो छक्कों की बारिश तो पाकिस्तान का 5-2। विराट कोहली हिट 4s and 6s तो पाकिस्तान का 5-2। 4s and 6s तो 4 and 6 दिखा, पाकिस्तान के बाजू में आ गया 4 and 6। 5-2 मतलब 5-2 52। 5-2 5-2 5-2 5-2 52। सो 4 6 5-2 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इंडिया एक करियो 51 चांद लो।
इंडियाए કર્યો 51નો ચાંદ લો तो हुई हाफ सेंचुरी। ये हाफ सेंचुरी किसने मारी? सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, सो इंडियाए કર્યો 51નો ચાંદ लो तो हुई हाफ सेंचुरी। 51 मतलब 51। गुजराती में अगर आपको ये नहीं मालूम तो ये भी समझ लो, 51 मतलब 51। क्लियर? मेरी भी गुजराती उतनी अच्छी नहीं है, तो जो जो नंबर्स से अपनी टेक्निक बनती थी उतने नंबर्स मैंने याद कर लिए हैं। बाकी मेरी पोजीशन भी वैसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मैं भी ऐसे गिनता हूं। ठीक है, सो कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो गुजराती लैंग्वेज से जुड़े होंगे, तो आपको उसको वैसे याद करना पड़ेगा फॉर लर्निंग दिस टेबल। ओके, सो कहा थे हम, इंडियाए કર્યો 51નો ચાંદ લો तो हुई हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी मतलब हम सब जानते हैं 50, दैट इज 50। क्लियर? सो ये डेटा आपका इंडिया का भी लर्न हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। श्रीलंकाए કર્યું 92, क्योंकि उनसे हाफ सेंचुरी नहीं हुई तो अंपायर को मारने चले हैं। ठीक है, श्रीलंकाए કર્યું 92 सेनु हाफ सेंचुरी न मारवानु। होता है ना, हमसे जब परफॉर्म नहीं होता तो हम रीजंस देते हैं, जो असल में क्या होते हैं? एक्सक्यूजेस, और गुजराती में इसको बोलते हैं बहानु। ओके, सो श्रीलंकाए કર્યું 92 हाफ सेंचुरी न मारवानु, तो इससे एक टेक्निक जनरेट हुई। अंडरलाइन क्या हुआ है? बहानु। बोलो, बहानु बहानु। बाणु 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 मतलब गुजराती में 92 होता है। ठीक है, और हाफ सेंचुरी आपको मालूम है 50, सो 9250। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज चाइना। सो चाइना में सेम टू सेम लोग रहते हैं। आपने देखा होगा, चाइनीज सब दिखने में सिमिलर होते हैं। भगवान भी इंसान बना के थक चुका था जब उसने चाइना का काम हाथ में लिया, तो फिर भगवान ने भी क्या किया? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, सो चाइना में सेम टू सेम लोग रहते हैं। टोटल कितने लोग हैं आपकी स्क्रीन पे? 4। सेम टू सेम, क्या बोलने का? सेम टू सेम। सो चाइना में सेम टू सेम लोग रहते हैं। डेटा देखो, सेम टू सेम, 1 तो उसके बाजू में भी 1, अच्छा 7 तो उसके बाजू में भी 7। चाइना में सेम टू सेम लोग रहते हैं, 1177 1177। अच्छा, टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो सेंटर में क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, सो चाइना में सेम टू सेम लोग रहते हैं। सेम टू सेम 7 to 7, तो 7 7 हो गया, और 1 था तो उसके बाजू में हमने 1 लिख दिया। बीच में क्या डाल दिया? टोटल कितने लोग हैं भाई? 4, सो 4 पीपल इन द सेंटर, सो 1 1, साइड में 7 7 और बीच में आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए फिर इंग्लैंड की बारी आई, तो इंग्लैंड ने करी पार्टी। पार्टी में 3 तिगड़ा तो काम बिगड़ा, तो तीरे को जर्मनी भेज दिया। बोलो, इंग्लैंड ने करी पार्टी। पार्टी में 3 तिगड़ा तो काम बिगड़ा, तो तीरे को जर्मनी भेज दिया। सो इंग्लैंड में देखो, पार्टी पार्टी 35 35 पार्टी 35। ओके, पार्टी 35 35 35 मतलब 35। ओके, इन इंग्लिश 35 गुजराती में, 35 इंग्लिश में। ठीक है, अब पार्टी में क्या हुआ? 3 तिगड़ा तो काम बिगड़ा, तीरे के कारण काम बिगड़ा, तो तीरे को आपने कहां भेज दिया? जर्मनी। तो देखो 4 के बाजू में 3 आ गया, तीरे को कहां भेज दिया? जर्मनी भेज दिया। बोले तू जा जर्मनी जा, तेरा यहां पे कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद यूएसए का टर्न आया, तो यूएसए का 52। अब यहां पे इमरजेंसी में हम किसको कॉल करते हैं? 108 को कॉल करते हैं। तो यूएसए में किसको कॉल करते हैं? 308 को। ऐसा याद करने का आपको, वहां होता 911 है, मालूम है मुझे। ठीक है, मुझे मत सिखाओ। तो वहां पे अपनी स्टोरी में किसको कॉल करने का? 308 को कॉल करने का।
108 का क्या हो जाएगा 308, ठीक है। सो यूएसए का 5-2 है ना, डोनाल्ड ट्रंप का 5-2 फटी गया है वैसे इलेक्शन में। सो यूएसए 5-2, देखो आया 5-2 5-2 52, वो तो था ही। किसको कॉल किया 308 को कॉल किया यूएसए में, है ना, तो यूएसए के कॉलम में 308 आ गया, ठीक है। अब आगे नॉर्वे की बारी। सो नॉर्वे में था एक छक्का, छक्के को किया आधा और फिर किया ऐड, फिर उसको खोपचे में भेज दिया, ठीक है। सो नॉर्वे में छक्का तो है ही 6, ओके, छक्के को किया आधा, तो 6 का आधा कितना होता है 3, फिर उसको किया ऐड, 6 + 3 = 9, फिर उसी 9 को कहां भेज दिया खोपचे में, खोपचा मतलब कॉर्नर, ठीक है। सो 9 इज सेंट एट द कॉर्नर, सो लास्ट में क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड। अब चाइना में सेम टू सेम लोग थे तो उस पे फोकस करने का 7-7। अब बोलो 7 × 7 = हाउ मच 49, तो 49 ऐसी जगह पे रखना है जहां दो आखिर के डिजिट्स खाली हो। अब वो 2 डिजिट कहां खाली है जर्मनी में ही खाली है, तो 7 × 7 = 49, ओके, क्या बोलने का 7 × 7 = 49, क्लियर, ये हुआ लर्न, ओके। अब कुछ जगह खाली बची हुई है, आपको दिख रहा है नॉर्वे में एक जगह खाली है, जर्मनी में एक जगह खाली है, इंग्लैंड में 2 जगह खाली है। इन सारी खाली जगहों को भरने के लिए एक सॉन्ग है, टिप टिप बरसा पानी। ये पानी कहां बरसा था, अक्षय कुमार रवीना टंडन का एक गाना था, टिप टिप बरसा पानी, और पानी की बूंदे कैसी होती है, ऐसी गोल गोल होती है। तो देखो टेबल में टिप टिप बरसा पानी आया, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लग गई टेबल को। ये टेबल हमको लर्न हो चुका है, मुझे लर्न हो चुका है, आपको ये टेबल अभी भी लर्न नहीं हुआ है क्योंकि ये स्टोरी आप पहली बार सुन रहे हैं। सो इसी स्टोरी को लिख के फिर खाली टेबल की प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहले आप ये पूरा टेबल अलॉन्ग विथ स्टोरी लिख लेंगे और उसके बाद इसी चीज को 5 बार 10 बार दोहराएंगे दिमाग में, तब जाके वो लेवल पहुंचेगा कि आपको वो स्टोरी याद हो जाएगी। और वो लेवल आने के बाद ये प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाएगा। कैसे, उसका एक डेमो में देता हूं ना, ठीक है, 2 बार दूंगा डेमो, डोंट वरी। तो आपके सामने पहले आएगा ये टेबल, ये टेबल में 2 ही कॉलम है, कंट्री एंड पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कंट्रीज, कंट्रीज में क्या था, नॉट अंडरस्टूड, ग्रामर इंग्लिश, चीटिंग से आए पास बोर्ड्स। सो NUGECSIPB, N फॉर नॉर्वे, U फॉर USA, G फॉर जर्मनी, E फॉर इंग्लिश, C फॉर चाइना, S फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर बांग्लादेश। फिर इस पूरे टेबल को हमें 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, तो 4 लाइंस बनानी है। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर था 6 5 4 3 2, खोपचे में 2, ओके, फिर 1, फिर 0 0 0 0, क्लियर। उसके बाद कहां से शुरू करना था, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का दोगे 7, 2 7, तो हो जाओगे अनलक्की, अनलक्की नंबर 13। फिर पाकिस्तान में विराट कोहली ने क्या किया था, चौको चौको की बारिश, तो पाकिस्तान का 5-2 5-2। फिर इंडिया करियो 51 चांद लो, फिर हुई हाफ सेंचुरी। श्रीलंका करियो बहानू क्योंकि उनसे हाफ सेंचुरी नहीं हुई। चाइना में सेम टू सेम लोग रहते हैं, 1-1 7-7, टोटल कितने लोग, 4 लोग। इंग्लैंड ने करी पार्टी पार्टी 35, पार्टी में 3 तिगड़ा काम बिगड़ा तो तीरे को जर्मनी भेज दिया। फिर यूएसए का 5-2, तो 308 को कॉल किया। नॉर्वे में छक्के को किया आधा, फिर किया ऐड, फिर भेजा खोपचे में, ठीक है। उसके बाद 7 7 49, और उसके बाद टिप टिप बरसा पानी, ठीक है। ये टेबल आपको ऐसे याद हो जाएगा परमानेंटली।
और स्पीड इससे भी एक लेवल फास्ट होगी। कैसे? एक और बार इस टेबल को देखते हैं। आपको वो लेवल तक पहुंचना है जहां पे आपकी ये स्पीड आ जाए, और वो स्पीड कैसे आएगी? बार बार इस टेबल को लिख के उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में हमने स्टोरी को लर्न किया है। एक बार फिर से देखते हैं सुपर फास्ट स्पीड में। ओके, चलिए ऑन योर स्क्रीन सबसे पहले क्या आएगा? टेबल, कंट्री एंड पर कैपिटा इनकम। नॉट अंडरस्टूड, ग्रामर इंग्लिश, चीटिंग से पास बोर्ड। सो एन फॉर नॉर्वे, यू फॉर यूएसए, जी फॉर जर्मनी, ई फॉर इंग्लैंड, सी फॉर चाइना, एस फॉर श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर बांग्लादेश। टेबल को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, रिवर्स ऑर्डर से शुरू करेंगे। 6 5 4 3, खोपचे में 2 1 0 0 0 0। क्लियर? उसके बाद बांग्लादेश का दोगे 7 तो हो जाओगे अनलक्की। पाकिस्तान में चौको चौको की बारिश तो पाकिस्तान का 5-2। इंडिया करियो चांद लो, हाफ सेंचुरी मारवानो। श्रीलंका करियो बहानो, हाफ सेंचुरी ना भागी एटले। चाइना सेम टू सेम लोग 1-1 7-7। टोटल कितने लोग? 4 लोग। इंग्लैंड ने करी पार्टी 5-3 पार्टी में 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, तीरे को जर्मनी भेज दिया। यूएसए का 5-2 तो किसको कॉल किया? 308 को। नॉर्वे में छक्के को किया आधा, फिर किया 8, फिर भेजा खोपचे में। ओके, फिर 7-7 जा 49 और फिर टिप टिप बरसा पानी। ठीक है, अंडरस्टूड? ऐसे करके आपको ये टेबल याद हो जाएगा। क्लियर? अब इसी पर कैपिटा इनकम का एक दूसरा टेबल भी है, लेकिन दूसरा टेबल आपको इसी लेक्चर में सिखलाऊंगा तो आप लोग भूल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा डेटा। तो वी डू इट ऑन अ सेपरेट डे। क्लियर? सो आज पर कैपिटा इनकम जो पिछला स्लाइड था जिसमें टेबल स्टोरी के साथ है, वो लिख के दूसरी एक पेज की जगह छोड़ देना। वहां पे आके हम पर कैपिटा इनकम का दूसरा टेबल उसकी स्टोरी के साथ लिखेंगे, और फिर आप बढ़ो आगे। दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सो इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल था? लेट अस सी दैट इन डिटेल ऑन योर स्क्रीन। इंडिया इज एन एग्रेरियन नेशन, मतलब इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हम बहुत ज्यादा खेतीबाड़ी पे डिपेंडेंट है, और देखो लिखा है आगे, एंड एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। सो एग्रीकल्चर का 2 जगह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लोगों को नौकरी देने में, और देखो नौकरी मिलने के बाद लोग कितने खुश होते हैं, और दूसरा नेशनल इनकम को बढ़ाने में, ताकि लोग ये बोल सके कि हमारे पास पैसा है। सो पैसा और नौकरी दोनों में ही किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर का, इंडिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। डेवलप्ड नेशंस आर लेस डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। उन्हें ज्यादा पड़ी नहीं होती, दे एक्चुअली डोंट केयर, क्योंकि उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। डेवलप नेशंस के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है, बहुत हद तक वो डेवलप हो चुका है, अपना अभी भी वो डेवलपमेंट चल रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर as a primary source of income, as a source to generate maximum employment opportunities, जो डेवलप नेशंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां अगर जाके पूछेंगे ना कि नेशनल इनकम का कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर से आता है, तो डेवलप नेशंस क्या जवाब देंगे? 2%, 4%। अच्छा, आपके देश का कितना परसेंटेज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, ऐसा जाके डेवलप नेशंस को पूछोगे तो उसका जवाब भी क्या आएगा? 1%, 3%, and so on. So उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, अनलाइक इंडिया। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? लेट अस सी दैट थ्रू नंबर्स, ईयर एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सी दैट 1947 इंडिपेंडेंस जब मिला तब 72% ऑफ पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2001-2 में कितना? 58% was dependent on agriculture, which is a very high percentage, more than half population.
and in 2013-14 it reduced to how much? 49%. Still near to half population of India is doing agricultural activities. तो इस देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को आगे नहीं लेके जाएंगे, तो अपना पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही करता रहेगा और देश के विकास में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का योगदान उतना मेजर नहीं रहेगा. सो डेवलप्ड नेशंस को देखकर हमें इंस्पायर होना चाहिए एंड वी शुड डिक्रीज our population dependent on agriculture massively. No doubt डिक्रीज हुआ है अभी भी, लेकिन अभी भी डबल डिजिट में और नियर टू हाफ पॉपुलेशन है. ये परसेंटेज रिड्यूस होके कितना हो जाना चाहिए? 13%, 15%. अब एक क्वेश्चन आएगा, सर अभी हाफ पॉपुलेशन काम कर रहा है तो सारा नीड पूरा हो रहा है, बट डोंट वरी बेटा, ये नीड को पूरा करने के लिए इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है. लैंड साइज जो अभी इतने सारे फार्मर्स छोटी छोटी जमीन लेके बैठे हुए हैं, वो सारी जमीन को क्लब करके कम फार्मर्स भी उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना अभी सब मिलके कर रहे हैं. सो असल में देखने जाओ तो इतने ज्यादा लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत नहीं है. और इसीलिए आप आए दिन देखते रहते हैं कि फार्मर ने सुसाइड किया, फार्मर्स पैसा नहीं कमा रहे, फार्मर्स बेरोजगार है, फार्मर का लॉस हो गया है. वो सब क्यों होता है? क्योंकि उतने ज्यादा लोग वहां रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी उस सेक्टर में काम कर रहे हैं या काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको मालूम ही है कि क्या होता है ना? आदमी काम करता हुआ दिखता है लेकिन असल में वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है. डिटेल में देखेंगे अगले साल, चैप्टर 6 अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, चलिए. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में population dependent is going down. It's a sign of development, but still it is very high as compared to developed nations, and India needs to work on this dependency. Okay, चलिए. Point number 3, industry. देखते हैं उसमें क्या लिखा है. Contribution of industrial sector in national income and employment has increased due to industrialization इन इंडिया. ओके, मतलब पैसों में कंट्रीब्यूशन, दैट इज नेशनल इनकम, साथ साथ क्वालिटी वर्क देने में कंट्रीब्यूशन, क्योंकि खेतीबाड़ी में तो काम मिलता है लेकिन अच्छा नहीं मिलता, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्वालिटी वर्क लोगों को देना चाहा और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी स्किल्ड लेबर फोर्स का समावेश हुआ. सो इवन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम एज वेल एज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. रोजगार जनरेट करने में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना काम कर रहा है. ठीक है, लेट अस सी द डेटा. परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम ऑफ विच सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो 1950-51 में परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट कितना था? 10.6%. 100 लोगों में से 10 लोग कहां काम करते थे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे. नेशनल इनकम में अगर इंडिया 100 रुपया कमाता था तो उसमें से 16.6 रुपीज कहां से आते थे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में से आते थे. ठीक है, फिर 2001-2002 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इंक्रीज टू 18.2%. अच्छी बात है कि पहले 100 में से 10 लोग इंडस्ट्री में थे, अब 100 में से 18 लोग इंडस्ट्री में है. तो अपने आप एग्रीकल्चर से जो लोग निकले कहां है? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, देन कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम डेटा अवेलेबल नहीं है 2001-2 का आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से. ओके, उसके बाद 2011-12 26% ऑफ टोटल लेबर फोर्स was employed by industrial sector. देखा, तेजी से
डिपेंडेंसी ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज राइजिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, और नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन भी देखो बढ़ा है, इट हैज ऑल्सो बिकम 26%। ओके, लेकिन कौन से साल में? 2013-14 में। अब ये मैंने आपको टेबल बना के दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में यही डेटा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दिया है। सो आपके लिए आसान होगा टेबल में इसको याद करना, तो मैंने टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर इस डेटा को हमें लर्न करना है? अभी नहीं करना है, ऐसा ही सिमिलर डेटा नेक्स्ट आंसर में है, तो वहां उसको लर्न करेंगे। तो फिलहाल इसको हम लर्न ना करें तो चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 2/3 ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स इन प्रेजेंट टाइम्स एंड दैट्स अ मैसिव कंट्रीब्यूशन। इंडिया अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट करता है तो उसका 2/3 मतलब ऑलमोस्ट 67% एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो इंडिया करता है वो कौन से प्रोडक्ट्स बेच के करता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बेच के करता है। उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान मेजॉरिटी है। 2/3 ऑफ आवर एक्सपोर्ट अर्निंग्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, विच इज अ गुड साइन फॉर इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन। ठीक है, अंडरस्टूड। कोई भी डाउट हो तो तुरंत फोन उठाओ, व्हाट्सएप करो ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, दैट इज 8000770202। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।